अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरें TV.net की तरफ से मैं हूं नासर राजा और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शमशाद मांगड़ साहब। शमशाद मांगड़ साहब, हालात जो हैं वो अपनी डगर पे चले जा रहे हैं और लगता है कि किसी के हाथ में कुछ नहीं है। इससे पहले कि हम ख़ास पॉइंट्स पे बात करें, मैं चाहूँगा कि आपका थोड़ा सा मैं तजिया चाहूँ कि जो OIC का इजलास हुआ है इससे पाकिस्तान के वक़ार में बड़ा इजाफा हुआ है और आज जो वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर है उसके बारे में भी लोग अच्छी बातें कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? राय साहब देखिए, ये जो इजलास इस किस्म के होते हैं या कोई दूसरा बाहर से किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो ये तो एक अल्टीमेटली सा बयान होता है कि पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है, या फिर हमारा सदर या वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क दौरा करके आते हैं फिर भी हम कहते हैं हमारे वक़ार में बड़ा इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं समझता। इसमें OIC इजलास हुआ है तो बस इजलास हुआ है और पाकिस्तान में हुआ है, हमें इस पर खुश हो जाना चाहिए। बाकी अगर लोग इसका मुवाजना कर रहे हैं भुट्टो साहब के OIC के इजलास से, भुट्टो साहब का जो OIC का इजलास था उसमें और इसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भुट्टो साहब का जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी उसमें मुनाफिकीन नहीं थे, उसमें गैरतमंद लोगों का वो इजलास था। राजा साहब अगर आपको याद हो, वो वही इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस इजलास था जिसमें ये फैसला हुआ था कि तमाम इस्लामी मुल्कों का मिलकर एक बैंक बनाया जाएगा और उसका सदर मुकाम जो है वो पाकिस्तान होगा। और वही जो है इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो भुट्टो के जो चार्जशीट थी, जो उनके खिलाफ एक चार्जशीट थी आलमी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की, वो एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी भुट्टो के लिए एक चार्जशीट थी क्योंकि उन्होंने इस्लामी ब्लॉक बना दिया था। फिर वही यहीं पे कज़ाफ़ी और शाह फैसल जैसे बड़े कादावर लोगों ने ये भी भुट्टो साहब के साथ तय कर लिया था कि पाकिस्तान जो एटम बम बनाएगा वो पूरी इस्लामी दुनिया के लिए होगा। लेकिन अगर अभी आप देखें तो इस्लामी दुनिया कहाँ खड़ी है। अभी आप सऊदी अरब देखें, शाह फैसल का सऊदी अरब देखें और आज का सऊदी अरब देखें। आज का सऊदी अरब जो है वो ईरान की निस्बत यहूदियों के साथ दोस्ती को, इसराइल को तस्लीम करने को ज़्यादा बेहतर समझता है। तो मैं समझूँ बस ये एक इजलास था जिसमें एक एलामिया जारी होगा। तो एक प्रेस रिलीज जो आपने कही है कि पाकिस्तान का जो है वो सर फख्र से बुलंद हो गया, हो या ना हो ये कर देंगे बुलंद सर। आप ठीक कह रहे हैं मांगड़ साहब, लेकिन इससे पहले जितने भी इजलास हुए या जितने भी सरबराह ने तकरीर की उसमें ज़्यादातर ये हुई है कि मटीरियलिस्टिक बातें हुई हैं कि कौन किसको क्या देगा, कौन किस तरह ख्याल रखेगा। हम अपने जो फ़लस्तीनी भाइयों के लिए भी आवाज़ उठाते रहे हैं, हम कश्मीरी भाइयों के लिए भी आवाज़ उठाते रहे हैं, अब अफ़गानिस्तान की आवाज़ भी शामिल की। लेकिन इसमें इमरान खान की तकरीर में जो एक ख़ास बात मैंने महसूस की है कि उन्होंने अपनी अखलाकी बुराइयों और मुआशरती बुराइयों का भी जिक्र किया है कि इनसे हमें बचने के लिए बहुत कुछ करना है और सबको मिल के करना है ताकि हम तरक्की करें। चले इस ये महज एक तकरीर ही थी, कौन सा नहीं मांगड़ साहब, ये तकरीर नहीं होती। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये एक बड़ी गहरी बात होती है कि कई मरतबा एक चीज़ पे आप नज़र ही नहीं रखते, आप समझते हैं कि ये हमें मामूली चीज़ है, वही जाके आपके लिए जंगल की आग बनती है। और एक चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा आपको नज़र आ रही होती है और आप उसी के पीछे पड़े रहते हैं और उसमें से कुछ। राजा साहब असल बात यह है कि आपको सुनने वाले कौन है, क्या अल्लाह पाक ने उनके दिल खोल रखे, कान खोल रखे, और दूसरा सुनाने वाला कौन है, क्या उसकी ज़बान में तासीर है। अब मुझे आप ये बताएं कि आप ऐसे लोगों को बातें सुना रहे हैं जो या अमेरिका के पिट्ठू हैं या बरतानिया के या यूरोप के पिट्ठू हैं। तो मैं नहीं समझता कि बस ठीक है तकरीर हो गई, वो हमारे मेहमान थे, उनकी ज़बरदस्त मेहमानदारी होगी। मैं इस मामले को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि देखें, हम भी तो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हम भी किसी को कुछ सुना रहे हैं, हम भी किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ हक़ाइक़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। कई हमारी गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन ये शुरुआत होती हैं जब आप किसी जगह पर किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, बारिश का पहला कतरा बनते हैं, किसी को ये बताते हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, इसके जो असरात हैं वो हमारी कौम पे, हमारे बच्चों पे, हमारे आने वाली नस्लों पे क्या होंगे। तो वो मेरा ख्याल एक दरवाज़ा खटखटाना होता है, और जब दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से कोई भी ना कोई ज़रूर कान धरता है, चाहे वो दिल के कान धरे, चाहे ये वाले कान धरे, चाहे वो दिमाग के कान धरे, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर असर होता है। मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ राय साहब, आगे चले मैं भी आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ क्योंकि आपने एक ऐसी बात की है जिससे मेरा ख्याल है कि हमें मायूसी के अंधेरों में कोई मायूसी नहीं, बस मैंने सच्ची बात की। नहीं, सच्ची बात तो सच्ची होती है मांगड़ साहब, लेकिन हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों का इदराक करें जो। राजा साहब ये जितने लोग इकट्ठे हुए थे ना, सबके घर में कुरान की तफसीर पड़ी हुई है। इनको आप मुझसे ज़्यादा पता है कि कुरान क्या कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुरान को ये बंद करके वो कर रहे हैं जो इनके ज़ाती मफाद में है। सच नहीं है ये?
मगर सब सच होता है, ये सच होता है। हम फिर इसका मतलब अपने बच्चों को बताना छोड़ दें, हम कहें कि हमें बच्चों को पता है, वो स्कूल में भी हम डालते हैं, हमें अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए, नहीं सबको बताना चाहिए। ये जो अच्छी बात होती है ये आपको बार बार करनी चाहिए। आपको ये सबको पता है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी है, फिर भी हमें लोग कहते हैं कि जी 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, अपने बच्चों को कहते हैं नमाज़ पढ़े। तो ये एक आपका एक जिहाद होता है जो आप सारी ज़िंदगी करते रहते हैं, बुराई से रोकते हैं, अच्छाई की तरफ राग़ करते हैं, इस बात को छोड़ते हैं। मुझे ये बताएं कि 24 तारीख को जो लार्जर बेंच बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बना लिया है, उसमें एक मरतबा फिर एक लोगों का ख्याल है कि ये केस तवालत भी इख्तियार कर सकता है, और जब तक इसमें से फ़ैसला नहीं आएगा, इसमें से कुछ निकलेगा नहीं, तो शायद जो तरीक़े अदम एतमाद है वो भी तवील होती जाए। आपका क्या ख्याल है? वैसे राय साहब मेरा ख्याल है कि 24 मार्च से फैसला कुन लड़ाई का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें अपोजिशन को भी बहुत ज़्यादा हैं और हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हुकूमत का ये ख्याल है कि 68A की तशरीह के लिए जो उन्होंने सदारती रेफरेंस दायर किया है कि उनको और कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा वक्त मिल जाएगा ताकि वो मज़ीद जोड़ तोड़ कर सकें, जो उनके मेम्बरान टूटे हैं या टूटने वाले हैं उनको वापस ला सकें। लेकिन जो लार्जर बेंच बना हुआ है, लाजमी तौर पे राजा साहब एक लैंडमार्क जजमेंट ज़रूर आएगी इस हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम तशरीह करना ही है और वो तशरीह करेंगे। अगरचे उन्होंने इब्तदाई तस्मात में ये तो कह दिया है कि ये मामला पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट इसको देखे, लेकिन लार्जर बेंच बनाए जाने का मकसद ही ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला ज़रूर देगी। मगर साहब मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्की फुल्की झलक तो दे दी अपने फैसलों की, आगे पता नहीं वो क्या फ़ैसला देते हैं, जिसमें उन्होंने स्पीकर को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए और उनकी अंदर की जो आपस में बहस व मुबाहिसा होगा, जो फ़ैसले होंगे वो मेरा ख्याल स्पीकर के फ़ैसले माने जाते हैं। और मेरा ख्याल है यहाँ पर एक अपोजिशन ने गलती की है कि उन्होंने पहले स्पीकर को हटाने की बजाय पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को हटाने की कोशिश की है। जब तक आपका अपना स्पीकर नहीं होगा, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आप वज़ीर-ए-आज़म को या उनके किसी और ओहदेदार को या किसी और जीत को अपने हासिल नहीं कर सकते, और यही सबसे बड़ी गलती थी। और स्पीकर मेरा ख्याल है अपनी हुकूमत को बचा के ले जाएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने, एक मोहतरम जज ने जो हल्का सा कहा है कि जो इख्तियारात उन्होंने कहे हैं उसके स्पीकर के, वो उनके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा। लेकिन आपने एक चीज़ फरमाई है कि 24 से फैसला कुल जो मराइल में ये जंग दाखिल हो जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि 24 के बाद 27 को जब इमरान खान जो जलसा करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी बातें होंगी जिससे फैसला कुल मरला या उसका कोई पता चलेगा कि अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं जो गर्दिश कर रही हैं। उस हवाले से हमारे नाजरीन को बताइए कि आप क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं। देखिए राजा साहब, पहले ही तबले जंग तो बच चुका है। 24 मार्च से मेरी मुराद है कि शाहराए दस्तूर पे सफ़ बंदी शुरू हो जाएगी। शाहराए दस्तूर जिसका नाम ही दस्तूर से जुड़ा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में तमाम सियासी जमातें जो हैं, आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी सियासी केस लगता है तो तमाम मरकज़ी जो सियासी क़यादत होती है वहाँ पहुँची होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले ये खेल शुरू होगा, फिर उसके बाद आप देखें कि 25 को 24 के बाद 25 को पार्लियामेंट का जो इजलास बुलाया गया है कौमी असम्बली का, फिर वहाँ पे स्पीकर का एटीट्यूड बताएगा कि स्पीकर क्या करना चाह रहे हैं। अगर तो स्पीकर अगले रोज़ या 2 रोज़ बाद 3 रोज़ बाद इजलास को बुला लेते हैं तो ये फैसला हो जाएगा कि इजलास कितने दिन बाद हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद यानी 24 और 25 जो है वो बड़े अहम हैं। और फिर उसके बाद 27 का जो आप कह रहे हैं कि जलसा जनाब इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, वो जलसा भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि अब देखिए इसमें काफ़ी वक्त है, उससे पहले काफ़ी तब्दीलियाँ होंगी रात के अंधेरे में, जिसका आपको और मुझे पता नहीं चलेगा। 2-4 दिन के बाद कहीं ना कहीं से फिर खबर निकलती है कि ये हुआ। जैसे 4 बड़ों की मुलाकात बनी गाला में बताई जा रही है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। और अभी भी आज भी अगर आप ये समझे ना कि सिर्फ इस्लामाबाद में OIC का इजलास हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। वज़ीर-ए-आज़म भी यहाँ मौजूद है, आर्मी चीफ भी यहाँ मौजूद है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी भी पाकिस्तान में ही हैं, जनाब शहबाज शरीफ भी यहाँ पे मौजूद हैं, यानी सब कुछ पाकिस्तान में ही है। और हो सकता है कि रात को जो इस्लामाबाद में मैं आपको बता दूँ, यहाँ रात को जो डेवलपमेंट होती है वो दिन में इतनी नहीं होती, लेकिन रात को बहुत सारी साजिशें भी जन्म लेती हैं और बहुत सारी ऐसी बातें भी बाहर निकाली जाती हैं जानबूझ के, जिनका सर पैर नहीं होता। लेकिन एक थर्मामीटर होता है वो साजिशें कि लोगों को जांचें और उसका देखें कि क्या रद्द-ए-अमल आता है। तो चलें फिर आ जाते हैं, मैं एक मरतबा फिर आपसे पूछता हूँ कि 27 के हवाले से आप क्या जानते हैं कि उसमें क्या इमरान खान कोई ऐसा ऐलान करेंगे जिसमें भूचाल आ जाए? देखें, जो तासर पैदा किया हुआ है ना इमरान खान ने और PTI ने, उन्होंने ये तासर पैदा किया हुआ है कि वो भूचाल ला रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि इतने
वो हजूम ले आए, और इस दफ़ा धरने से ज़्यादा बंदे वो लेके आएंगे यहाँ पे, ये मैं आपको बता दूं। उसकी वजह उस वक्त वो अपोजिशन में थे, लोगों को ये भी कंफर्म नहीं था कि इक़्तिदार में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन इस वक्त जो उनके पार्टी के MNA MPs हैं या टिकट के उम्मीदवार हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। फिर ज़िली इंतज़ामिया ख़ास तौर पे जो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की है, वो बंदे उठा उठा के लाएगी, और ये यहाँ एक जम्मे गफ़ीर होगा परेड ग्राउंड में। तो जम्मे गफ़ीर जो है, इमरान खान बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि वो जम्मे गफ़ीर दिखा के अपना प्रेशर बिल्डअप करेंगे, लेकिन जम्मे गफ़ीर को वो तकरीर करेंगे, और तकरीर के बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो जिस तरह उन्होंने पहले जब धरने में थे वो पार्लियामेंट की तरफ उन्होंने आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया था, फिर PTV पे तो आपको पता कब्जा भी हो गया था, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो धरने में जो अवाम का जो हजूम था वो इतना ज़्यादा नहीं था। सिर्फ 2 पार्टियां थी, एक हमारे वो मजहबी तंजीम के सरबराह थे अल्लामा तैरुल कादरी साहब, उनका ज़्यादा चार्ज किस्म का उनका वो जलसा था या जुलूस था या लोग थे। और इमरान खान के ये थी कि उनकी आप नर्व्स की मजबूती नज़र आई कि वो बैठे रहे और अपनी तकरीरें करते रहे और रोज़ हाज़िरी देते। लेकिन राय साहब, उसमें एक चीज़ आप नोट फरमाएं कि वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और वो धरना लेके लॉन्ग मार्च करते हुए वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, और फिर ये पहला उनका पड़ाव अपारा में हुआ था, फिर ये जो धरना दोनों जमातों का सिरकता हुआ डी चौक तक चला गया था, याद है ना आप? जी जी बिल्कुल। और इस पर भी बड़ी ले दे हुई थी कि आखिर उनको डी चौक पहुँचने की किसने इजाज़त दी? वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान थे। अब आप देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद हैं, जो बड़ी धुआंधार तकरीर किया करते थे, लेकिन अपना वो इक़्तिदार होते हुए डी चौक में वो जलसा नहीं कर पाए। नहीं, मेरा ख्याल है ये तो अदालत का फैसला है ना मांगड़ साहब। उस वक्त अदालत का फैसला नहीं था, उस वक्त सिर्फ अंदर की साजिशें थी जो देखें। फिर अगर मैं ये कहूँ कि ये चौधरी शुजात का फैसला है, चौधरी शुजात ने कहा है कि वहाँ पे जलसा ना करें। नहीं, ये तो अच्छी बात है, ये तो अवाम के हक में भी है, इस मुल्क के हक वो भी अवाम के हक में थी। उस वक्त सदर चीन यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन राजा साहब ये देखें, आप इस बात पे गौर खौज करें कि आप अपोजिशन में हों कि आपका धरना सिरकता हुआ डी चौक में चला जाए, आप वजीर आजम हो तो अपना वहाँ पे आप रेड जोन में आप जलसा ना कर सके। नहीं, वो तो देखें मांग साहब, ये एक अच्छी बात की तारीफ करनी चाहिए। देखें तारीफ तो हम तब करेंगे ना कि जब आवाम की ज़िंदगी में इनकलाब आएगा। मैं तो आपको ताकत के झुकाव की बात कर रहा हूँ सर। आवाम की ज़िंदगी में इनकलाब देखें ना, हम सारे लोग, कितने TV चैनल्स हैं, कितने अखबारात हैं, कितने YouTube पे प्रोग्राम हो रहे हैं, और हर बंदा यही कहता है कि जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो सच्ची है, और जो मैं बात कर रहा हूँ वो खरी है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो सच्ची है। और लेकिन उसका क्या असर होता है ये देखें। इसके लिए मुसलसल जद्दोजहद है, मुसलसल हर बंदे ने किरदार अदा करना है। हम इमरान खान पे तनकीद करते हैं कि ये कह रहा है कि मदीने की रियासत बनाऊंगा, तो मदीने की रियासत एक बंदे ने नहीं बनानी, उसने एक सोच दी है। आपने भी अपना काम करना है, मैंने भी अपना काम करना है, हमारे कैमरे पे ये जो साहब खड़े हैं इन्होंने भी अपना काम करना है, और हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, राजा साहब, मदीने की रियासत सिर्फ नाम लेने के लिए नहीं है, यकीन माने बड़ा नफ्स मारना पड़ता है। तो राजा साहब, जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपके कौलो फेल में तजाद ना हो। तो यहाँ तो तजाद ही तजाद है। आप पिछले 3.5 साल देख लें, तजाद के अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं। चले मांगड़ साहब, चूँकि हमारा वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है हमारे आज के इस वीलॉग का प्रोग्राम का, इस टॉक शो का, तो जनाब अब देखते हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं, 27 के जलसे का भी इंतज़ार करते हैं, 25 के इजलास का भी इंतज़ार करते हैं, और 24 को जो लार्जर बैंड के सामने सारे फ्री कैन पेश होंगे और अपने अपने नुक्ता नज़र को पेश करेंगे, उसका भी हम इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि हालात किधर को लेके जाते हैं। हमारी सब की दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और साजिशों से बचाए, और हमें उन साजिशों से भी बचाए जो गैर मुल्की हमारे मुल्क को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं और हमारे अपने उसका आलाकार बनते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।